अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर प्रोग्राम द गोल्डन रिंग। और आज क्योंकि आपके होस्ट आमिर साहब को जाना पड़ गया है, तो आई एम जस्ट टेकिंग इस सीट फॉर टुडे। और मेरा नाम एच आर मिर्ज़ा है और आज का मैं आपका होस्ट हूँगा। एज़ यू नो कि ये हमारे जो प्रोग्राम है गोल्डन रिंग, इसके अंदर वी टॉक ऑफ स्ट्रेटजिक इकनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान की जो गोल्डन रिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, रशिया, टर्की और अज़रबैजान ये सब शामिल हैं। इन 10 मुल्कों के साथ उनके साथ जो हमारी स्ट्रेटजिक इकनॉमिक कोऑपरेशन है, हम उसके ऊपर इस पर बात करते हैं, उसके डिफरेंट आस्पेक्ट के ऊपर जो मुख्तलिफ उसके हैं। और जो ये हमारा गोल्डन रिंग रीजन कहलाता है, जिसके ऊपर हम इन प्रोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारा सीपैक का फ़ेज़ 2 है, जो अब शुरू होने वाला है। उसके अंदर अब जो नए हालात बने हैं रीजन में, जो आपके गल्फ़ वॉर के, इस ईरान इज़राइल वॉर के बाद, हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, और रिसेंट जो पाकिस्तान सऊदीया जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये जो बड़ी मेजर चेंजेस और शिफ्ट्स हो रही हैं कंट्री इस रीजन में इन द साउथ, इनके बेसिस के ऊपर कि क्या कोई इसका इम्पैक्ट सीपैक फ़ेज़ 2 पे आएगा, और अगर आएगा तो उसके स्ट्रेटजिक और उसके पॉलिटिकल और उसके इकोनॉमिक कॉन्नोटेशंस क्या होंगे। एक हम ब्रॉड सेंस में इसको ज़्यादा लेना चाहेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं, डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट। ही इज़ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एट बैरिया यूनिवर्सिटी आजकल। इससे पहले वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे केपी इकोनॉमिक जोन्स के, और उससे पहले ये डीजी रह चुके हैं ग्वादर में। इज़ एन सीनियर एक्स पाकिस्तान नेवी ऑफिसर, और इनका क्योंकि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है सीपैक के साथ बहुत ज़्यादा, और ये आजकल भी एडवाइज़र्स हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज़ फॉर टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमारे मेहमान हैं आज। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम और वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। So Dr. Saab, we'll start the program with the question जो हमारे इस सिलसिले में जो मैंने अभी बात की, और उसमें पहला तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन के जो सीपैक फ़ेज़ 1 में हमने जो कंप्लीट किया, उसमें देयर वर सम हर्डल्स, देयर वर सम प्रॉब्लम्स, हमने कर तो लिया। तो आपके ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल या और जो हर्डल्स थी, उससे हमने क्या सीख लिया कि जो अब हम वो चीज़ें, वो गलतियाँ सीपैक फ़ेज़ 2 की इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको ना दोहराएं। तो व्हाट लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम द फ़ेज़ 1 फॉर विच वी हैव टू बी केयरफुल कि नॉट टू रिपीट देम इन फ़ेज़ 2। और उसके साथ ही है कि उसमें व्हाट डू यू थिंक कि जी क्या फ़ेज़ 2 में बेहतर नहीं होगा कि इसको प्राइवेट स्टेक होल्डर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्रंट पे लाया जाए, और गवर्नमेंट शुड स्टे बैक एज अ फैसिलिटेटर एंड एज अ रेगुलेटर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक जी बहुत शुक्रिया। फेज 1 नेचुरली बहुत सारे चैलेंजेस थे, और उसके चैलेंजेस की वजह मुख्तलिफ हैं, जिनका मैं आपको ओवरऑल एक रन डाउन देता हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नेचुरली पहली दफ़ा पाकिस्तान को इतना बड़ा इनिशिएटिव कर रहा था आउटसाइड दी मिलिट्री डोमेन। तो उस लिहाज से, और ये बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस एंड देन एकेडेमिया, जो भी फेसेट्स, जो भी पिलर्स हैं गवर्नमेंट के या ओवरऑल हमारे स्टेट के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। एक टॉप डाउन अप्रोच थी, विल ऑफ द पीपल था, विल ऑफ द गवर्नमेंट। और चाइना के साथ जो हमारी लेगेसी, जो फ्रेंडशिप है, जो हिस्टोरिकली टेस्ट ऑफ टाइम के साथ आगे बढ़ चुकी है, उस उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद एक नॉवेल्टी इसकी थी इसके अंदर। और वो नॉवेल्टी ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से थी, बल्कि ओवरऑल जो रोड मैप था उसके लिहाज से थी कि किस तरह ये नए सेक्टर्स को एक साथ गवर्नमेंट अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ा सके, और फिर एक टारगेटेड अप्रोच, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स के साथ आगे बढ़ सके।
तो पहला तो चैलेंज था नोवेल्टी का और नेचुरली एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ स्केल पे काम करने का, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का आपस में काम करना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पब्लिक सेक्टर के हमारी तरफ, इन सब का कल्चरल डिफरेंस था, वर्क एथिक्स में डिफरेंस था, तो उस लिहाज को उसमें सेनर्जाइज करना, उसको आगे लेके जाना। नेचुरली उस वक्त 2013 के अंदर अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे। अभी फिर कुछ सिचुएशन ब्रू कर रही है जिसको गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। उस वक्त भी ये सिक्योरिटी की सिचुएशंस थे, और साथ साथ ये कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी अपनी ह्यूमन रिसोर्स की। ना सिर्फ उनको एक नैरेटिव वाइज, एक रोड मैप वाइज आगाही देनी थी, बल्कि इसके साथ साथ उनकी इस लिहाज से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी कि वो इन प्रोजेक्ट्स को और इन चैलेंजेस को आगे लेके जा सके। तो फ्रॉम नोवेल्टी टू सिक्योरिटी टू कैपेसिटी, ये तमाम इश्यूज थे। और फिर साथ साथ जो हमारा लेगेसी चैलेंज रहा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, वन विंडो का, इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन, जो चैलेंजेस होते हैं स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर ऑल्सो, तो उस लिहाज से ये तमाम चैलेंजेस थे। और इन चैलेंजेस को, ये नहीं कि इनके बारे में पता नहीं था, इन सब का एक अच्छा एक स्टॉक एनालिसिस किए गए थे, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ के ये टारगेट्स रखे गए थे। तो एक इंटरेस्टिंग, आई थिंक अब 12 साल हो गए, इंटरेस्टिंग 12 इयर्स ऑफ जर्नी था। चाइना ने फुल सपोर्ट किया, फुल कमिटमेंट किया। कहीं चाइना में ना पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कहीं भी आपको किसी किस्म की वॉइस नजर नहीं आई। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ एक नैरेटिव का भी चैलेंज था, जो कि चाइना की तरफ से तो बिल्कुल नहीं था। वहां पे टोटल टॉप डाउन कमिटमेंट थी, हर सेक्टर, हर पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री, तमाम लोगों को, पब्लिक एट लार्ज। हमारे यहाँ आपको पता है नैरेटिव का चैलेंज होता है। एक पूरी एक कैंपेन चलाई गई थी सीपैक के अगेंस्ट, और अभी भी कभी कभी वो सर उठाती है। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और गवर्नमेंट की चेंजेस की वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और वो पब्लिक के लिए उन चीज़ों को और इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना, ऑल्दो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं 70 साल से, लेकिन ये चेंजेस जो हैं, ये आने की वजह से कभी कभी हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के भी चैलेंजेस होते हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम चैलेंजेस के साथ साथ सीपैक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा, और अभी भी आगे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कि अगले स्टेज पे जो चैलेंज आएगा वो अगेन कुछ ऐसे हैं जो पिछले फेज से आगे आएंगे। नैरेटिव का एक चैलेंज अभी फिर आएगा, आप देखिएगा, और उसको कैसे एड्रेस करता है। अब बहरहाल हमारी अब कैपेसिटी और डेटा काफी अच्छा है कि इसको चैलेंज कर सकें, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक अप्रोच रखी जाएगी एडवर्सरीज की तरफ से। दूसरा, सिक्योरिटी का चैलेंज तो अभी भी है और चल रहा है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट बोथ साइड्स इस चीज को समझती हैं कि इन तमाम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के पीछे एक एजेंडा है जो कि सीपैक को रोकना चाहता है। थर्डली ये कि अब हमें जो नए सेक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, ये बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर लेड और प्राइवेट सेक्टर सपोर्टेड होंगे। अब प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी आपको। जी तो डॉक्टर साहब, आपने जो बात की उसके अंदर आपने रेस इशू किया, एक आइडेंटिफाई करना। नैरेटिव बिल्डिंग का आपने जो इशू रेस किया है। यू आर राइट कि ये हमारी एक बहुत बड़ी, आई थिंक कि जी फेज़ 1 में ये एक प्रॉब्लम हमारे एंड पे रही कि हम प्रॉपरली इसको मार्केट नहीं कर सके विद द स्टेक होल्डर्स और विद द पब्लिक, आपने सही बताया। और ये एक बैगेज है जो फेज़ 1 से हमें लेके आगे जाना पड़ जाएगा। और एज यू राइटली सेड कि अभी हमें इसको बड़ा, क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नैरेटिव बिल्डिंग की। दूसरा पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेस किया ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग, सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक वी मिस्ड आउट इन द फेज़ 1 कि हमने अपनी बोथ एंड पे हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज दी स्टेक होल्डर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हम कर सके जितनी चाहिए थी। वो जो हमें स्किल्ड लेबर तैयार करनी थी फॉर द इंडस्ट्री टू कम, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए लोग अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाने थे, चाइना भेजने थे,
वो हम प्रॉपरली कर नहीं सके, जो अब हम कोशिश कर रहे हैं करने की कि जी हमने स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि 1000 लोग भेजेंगे आएंगे। तो वो ये दो चंद एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ें बन गई, और जो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जी हमारा जो बैगेज था, जो हमने लेसन लर्न किए, अब उसको क्या हम एज अ बैगेज लेके आगे जा रहे हैं, या वी विल फाइंड सोल्यूशन एंड वी विल डू समथिंग, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। यू ऑलवेज नो कि जी इसके जो एक्सटर्नल इसके जो लोग जो फोर्सेस अगेंस्ट काम कर रही हैं सीपैक के, और इंटरनल भी है हमारी ऑब्वियसली, तो दे आर लुकिंग फॉर ऑल दीज वीक पॉइंट्स। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि अगर हम इनको जो मैंने पूछा था कि जी एज अ प्राइवेट सेक्टर, अगर हम जो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएं, कि जी वो प्राइवेट सेक्टर उनको डेवलप करे, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करे लैंड में, मे बी लैंड ओनर्स को आप उसमें पार्टनर बना दें, जो भी उसकी जो बने एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? थेरेटिकली तो बहुत अच्छा आइडिया है और इसी की तरह चलना चाहिए किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक प्रायोरिटी हो। लेकिन नेचुरली पाकिस्तान के अंदर एक काफी यूनिकनेस है, और उस यूनिकनेस के अंदर कभी कभी जो बाहर वाले एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या इवन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हो, उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है और कुछ रिस्क मिटिगेशन की जरूरत होती है, और वो रिस्क मिटिगेशन किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट या आशीर्वाद के साथ हो सकती। तो आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पर आपका अम्ब्रेला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे सीपैक के ओवरऑल आपस में आई वोंट से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ओवरऑल एक एग्रीमेंट है, उसके नीचे उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर को आगे लाए। लेकिन आपने फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से चैंपियंस होंगे, जो कि सेक्टोरल चैंपियंस, ये नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर के, वो कौन से सेक्टोरल चैंपियंस होंगे जिनको पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनको क्लियरली समझाया जाए, और फिर वो आगे इसको लेके जाएं इस इनिशिएटिव को। वहां पर प्रॉब्लम अब ये है कि वो जो दोनों साइड्स पे जो प्राइवेट सेक्टर है, नेचुरली उनके जो मेजर गोल है वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट उनका एक मेजर गोल रहता है, और प्रॉफिट जब तक मार्जिन ना हो और अगेंस्ट द रिस्क दैट दे आर टेकिंग टू कम टू आवर कंट्री, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। और इसी रिस्क को ख़त्म करने के लिए आपको आपके जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उनके इनेबलिंग हैं, उनकी जो फैसिलिटेशन सेंटर और सर्विसेज हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत जी है। डॉक्टर साहब आपने अच्छा, अब इस जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट जो आदमी आता है वो चैरिटी के लिए तो आता नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्री को प्रॉफिट मेकिंग के लिए लगाता है। सो इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि वी हैव फेल्ड टू कम अप विद अ प्रॉपर comprehensive policy framework for implementation, phase टू implementation, और ये सारे इश्यूज जो हैं ये उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। पॉलिसी आप देते हैं, एक सॉलिड पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर बेस्ड या स्टेक होल्डर बेस्ड पॉलिसी हो, आप उसके अंदर एनर्जी का भी जिक्र करते हैं कि उनको किस रेट पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उनको क्या फैसिलिटीज़ आप डेवलप करके देंगे, बट ऑल दोज थिंग्स जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने के लिए आप उनको देते हैं। तो वो आपका क्या ख्याल है कि हमारा जो पैरेलल चलना चाहिए पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, और जिसके अंदर बाबू वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ना करें, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, जिस तरह आपने कहा वो कौन से चैंपियन होंगे जो इसमें सबसे पहले आगे आएंगे, तो वो ढूंढना मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल होगा अगर आप लोगों को समझाएं और उनके हवाले करें कि यार इसको आपने तैयार करना है। तो डोंट यू थिंक कि वो लोग इस पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में गवर्नमेंट को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने को ज़्यादा? देखिए, जी जी प्लीज़। हसनैन साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉलिसी बनाने में तो खुदा ने हमें बेइंतहा सलाहियत दी हुई है। आप तो इतनी पॉलिसी हैं कि कभी कभी समझ नहीं आता कि कहाँ से किस तरह पॉलिसी रूल्स बनाने में, पॉलिसीज, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस इतने हैं कि आपको मतलब अगर कोई एक आदमी इन्वेस्टमेंट करे, और फिर आप ये दिस इज एक्सेसरबेटेड बाय कि आपका जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो फेडरेशन एंड प्रोविंसेस है, तो आपके जो लॉज हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं फेडरल की फिर प्रोविंस की, तो एक इन्वेस्टर जिसकी लैंग्वेज के भी चैलेंजेस हों, कल्चर डिफरेंट हो, एक बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट से जरा से सिक्योरिटी वाइज चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ रहा हो, तो ये
इतन मतलब कहना तो बहुत अच्छा है कि ये इस तरह हो, लेकिन होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करें या ना करें, पॉलिसी बनाना इन दिस टाइम एंड एज एक अच्छी प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास उस तरह का टैलेंट है दोनों साइड्स पे। नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन है, इधर प्लानिंग कमीशन है, साथ सपोर्ट कर लें प्राइवेट सेक्टर। प्रॉब्लम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। मैं 10 पॉलिसी बना लूं और इम्प्लीमेंट ही ना हो रही हो तो फिर उस पॉलिसी का तो फायदा नहीं है। तो ये चैलेंज जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, ये वो जगह है जहां पर गवर्नमेंट का यही रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो यही जाता है यही यही एक बात प्राइवेट सेक्टर के या आदमी यही से। बात डॉक्टर साहब मैं ये कहना तो चाह रहा था कि अगर पॉलिसी बनाने में ही आप प्राइवेट सेक्टर जिसने इम्प्लीमेंट करना है उसको साथ में शामिल करें तो उसकी भी एक ओनरशिप हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इशू ही आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो श्योरिटीज़ चाहिए होती है ना, गारंटीज़ चाहिए होती हैं कि जी आप 2 दिन के बाद चेंज हो जाएं कि आपका फिर आप नया शुरू कर दें। तो वो अगर उसने बीच में खुद इन्वॉल्व होगा तो वो इन चीज़ों को किसी हद तक कोशिश करेगा कि वो कवर कर सके। सो यू आर राइट कि ये हमें ये इश्यूज़ हैं जो हमें फ़ेज़ 2 में, जो मेरा सवाल था कि जी फ़ेज़ 2 में ये चैलेंजेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और ये छोटे चैलेंजेस नहीं हैं। एंड वी हैव टू वर्क ऑन देम। एस अभी तक अगर शुरू नहीं किया तो वी शुड बी स्टार्टिंग इन देम एज ऑफ टुडे जिसे कह लें, और ये हम उसमें लेट हो रहे हैं। और आपने बड़े सही 2 चीज़ें कही कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ और नैरेटिव बिल्डिंग के इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़, ये बैगेज है जो हमारा पिछले फ़ेज़ 1 से हमारे साथ चल रहा था, जिसको अब हमें उतारना होगा और इसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट चीज़ भी आ गई है इसमें, इसके अलावा एक और आस्पेक्ट विच वी थिंक जो आप हमें बता सकेंगे, क्योंकि एससीओ की समिट भी हुई और उससे पहले ये जो सारे अभी चेंजेस हुई हैं रीजन में, इसमें बीआरआई की जो एक टोटल जो एक कॉन्सेप्ट था ना, उसके अंदर कुछ मेरे ख्याल में, आप अगर आप बेहतर समझते हैं यू कैन टेल अस, कि कुछ उसकी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी जो है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन वो भी किसी तरह से डेवलप हो गई हैं, यू विल से कर दी गई हैं बाय दी अपोजिंग फोर्सेज ऑफ बीआरआई, या हो गई हैं जिस तरह से भी जो हालात हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस लाइन? देखिए, जो चेंजेस आ रही हैं वो बहुत ही सपोर्ट कर रही हैं बीआरआई को। चाइना एज अ सेंटर स्टेज पे ग्लोबल साउथ के लिहाज से, एशिया के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क ना सिर्फ है, बल्कि इसको फर्दर इन इकोनॉमिक टर्म्स स्ट्रेंथन कर रहा है। उसका ट्रेड बढ़ा है अपने रीजनल मुल्कों के साथ, आसियान के साथ। उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड ऑल्सो। जिस तरह आपने एससीओ की बात की, लार्जर एस्पेक्ट में सेंट्रल एशिया के साथ उसका जो कनेक्टिविटी है, जो कि, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जो कि बीआरआई पे रिसर्च करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो क्या रीजन था कि प्रेसिडेंट शी ने बीआरआई की अनाउंसमेंट सेंट्रल एशिया से की, और उसकी रिफ्लेक्शन और उसकी ट्रांसलेशन अब आप एससीओ के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आता है, उसको आगे प्रेसिडेंट शी लेके जाते हैं। तो उनका तो लॉन्ग टर्म विजन है। प्रॉब्लम जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट में और बीआरआई के चैलेंजेस के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है। चाइना के अंदर कैपेसिटी है कि वो इन चैलेंजेस को हेल्ड करे। इश्यूज वहां पर आते हैं जहां पर इंटरनल हमारे पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्योंकि सीपैक को और बीआरआई के चैलेंजेस को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। सीपैक के अपने चैलेंजेस हैं, बीआरआई के लार्जर ब्रॉडर चैलेंजेस हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए चाइना के पास कैपेसिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, और विल पावर भी है। चैलेंजेस हमारे हैं जो कि हमने एड्रेस करने हैं अगर नेक्स्ट फेज में जाते हुए। और वो चैलेंजेस आगे कम नहीं होते नजर आ रहे, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, डायनामिक्स के अंदर चेंजेस हो रही हैं। एवरी डे स्टार्ट्स विद अ न्यू हेडलाइन, और इन हेडलाइंस के अंदर रहते हुए आपने अपने जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसको इंश्योर करना है। क्योंकि आपने ये बात तो नजर आ रही है, और चाइना इज अ केस इन पॉइंट, इवन अदर कंट्रीज ऑल्सो। रशिया को आप देख लें कि अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल है और वो आपके नेचुरल एंडाउमेंट्स पे बेस करती है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती है, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं उनको एड्रेस करना बहुत आसान होता है। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे पेट्रोलियम गैस का हो, नेचुरल रिसोर्सेज।
या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का भी हो, और उसके लिहाज से एसोसिएटेड सप्लाई चेन का हो। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन चाइना जो अपने चैलेंजेस है और बीआरआई के चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने की सलाहियत भी रखता है, कैपेसिटी भी रखता है, विल पावर भी रखता है, और प्रैग्मेटिक लीडरशिप भी रखता है। जी और मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस चाइना को मजीद बेहतर, मजीद रिजिलियंट बनाने में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड टिल 2050, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म पीरियड 2050 का हम रख लेते हैं। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, जो मेरा मैं अभी अगला सवाल आपके पास छोड़े जाता हूँ, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, क्योंकि ये बीआरआई के जो भी नए जो डेवलपमेंट्स हैं या जो भी आपने चैलेंजेस की बात की, यू आर राइट कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब आप जो अमेरिका फील करता है कि जी चाइना उसकी स्पेस में इनक्रोच कर रहा है, इकोनॉमिक एंड अदरवाइज यू आर सेइंग। सो ये आफ्टर द ब्रेक वी विल टॉक ऑन दिस। अब हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, विल कम बैक। थैंक यू वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा कमेंट था जो डॉक्टर साहब के हमारी बातचीत चल रही थी, चैलेंजेस ऑन बीआरआई अंडर द न्यू सिनेरियो। उसमें बात वही थी कि हमने डॉक्टर साहब, जैसे आपको मैंने बताया कि जी जो इसकी अपोजिंग फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पे द यूएस साइड, वो बीआरआई को इंक्रोचमेंट समझ रहे हैं। आपने जो बात की कि दे आर स्ट्रॉन्ग अपनी अपनी एक डोमेन में, या कह लीजिए अपनी जो उनकी सल्तनत बनी हुई थी उसके अंदर वो चाइना की इंक्रोचमेंट समझते हैं बीआरआई को, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वो और उनके साथ जो है वो पाकिस्तान के सीपैक को भी समझते हैं। तो यू आर राइट कि चाइना के पास तो इसकी कैपेसिटी है कि वो टेक ऑन कर सके, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, हमें काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। तो ये तो एक था इशू था कि जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यही था कि हम किस तरह इन द अंडर द कवर ऑफ बीआरआई अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैन्यूवर कर सकते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अदर देखिए चैलेंजेस। सर, सबसे पहली बात ये कि बीआरआई की काउंटर अगर कोई इनिशिएटिव आता है, कोई ऑफर आती है, कोई बात होती है, तो फिर तो चले हम कह सकते हैं कि जी ए वर्सेस बी। लेकिन जब अगर कोई दूसरी तरफ से सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट्स ही हैं, तो फिर तो आपके पास बीआरआई के अलावा चॉइस क्या है इस वक्त इन द रीजन। और जबकि आपको नजर आ रहा है कि जो रीजनल टेंडेंसी है, फोर्स है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, मल्टीलैटरलिज्म है, वो क्लियरली उस तरफ और ग्लोबल साउथ की तरफ जा रही है। तो फिर आई थिंक हमें बहुत केयरफुली अपने पॉलिसीज को रखना है। अब हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चूज करना पड़े ए वर्सेस बी। अब ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वाइल चाइना इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टर, आवर नेबर, वन ऑफ द मोस्ट prominent dominant force in the region, growing to become one the economic power of the world, लेकिन हमारे दूसरी तरफ 70 years के लेगेसी कॉपरेशन यूएसए के साथ भी है हमारा। इसके अलावा एक्सपोर्ट यूएसए में है, हमारे बिजनेस के कुछ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वहां पर हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से हमें इस बैलेंस को रखना होगा। मेरा ये जरूर ख्याल है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी क्राफ्टमैन जो क्राफ्ट करते हैं हमारी डिप्लोमेसी को, उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो इसको, इन इन बातों को जो मैं कर रहा हूँ इनको समझ सकें और इसके मुताबिक एक अपना रोड मैप बना सकें ऑन दी डिप्लोमेटिक फ्रंट, ऑन दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट। हमें हर चीज को अब श्योरली, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर चीज को हम इकोनॉमिक प्रिज्म से देखनी पड़े, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मैटर्स इन इट्स स्ट्रेंथ। अगर आपने किसी भी मुल्क की स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है, तो उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उसका ट्रेड, उसके पावर, उसके ऊपर जो कर्जा जाता है, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो क्या डिसीजंस ले सकता है यूनिलैटरली टुवर्ड्स एनी इनिशिएटिव। पाकिस्तान के अपने नेशनल डायनामिक्स हैं, नेशनल गोल्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस भी हैं जो कि पाकिस्तान ने ही ठीक करना है। और अगर हम खुद ठीक कर लेंगे थ्रू दी सपोर्ट ऑफ बीआरआई, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी पोटेंशियल ऑफ जो, और जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दी चैलेंजेस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, अगर हम समझ लेंगे कितना जरूरी है,
एक्सटर्नली भी विद रीजन एंड ऑल्सो इंटरनली रूरल अर्बन सिनर्जी डेवलप करने के लिए। तो अगर आप ये कर लेंगे और इकोनॉमी को उस लाइन पे लेके जाएंगे तो फिर आपकी ज्योग्राफी, आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपकी ये कनेक्टिविटी, आपकी जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ये तमाम सिनर्जाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार शॉर्ट लिव्ड डिसीजंस लेंगे और नो वो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में पड़े रहेंगे तो फिर आई थिंक चैलेंजेस रहेंगे। मेरा ख्याल है अब टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से आगे हेड फास्ट हार्ड फास्ट हमें आगे की तरफ बढ़ना है। हमने उसकी तरफ जाना है कि हमारे नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और इतने मुश्किल नहीं है, हमें क्लियर पता है। बल्कि यहाँ पे तो बहुत पब्लिक डिस्कशन होती है ऑन दीज मैटर्स, और इस पब्लिक डिस्कशन को हमने भी लिमिट करना है। मैं ये कहता हूँ नैरेटिव वाली जो आप बात कर रहे हैं, हर चीज हर एक को बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए ऑन ऑन आवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड नेशनल पॉलिटिकल प्लान, ताकि लोगों को क्लैरिटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब। बी आर आई हमारी जरूरत है। बी आर आई हमारी इस वक्त एक स्टिमुलस है, इकोनॉमिक स्टिमुलस है। और इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन हो तो मैं फिर कंपेयर कर सकूं, जबकि ऑप्शन ही कोई नहीं है तो फिर बहरहाल वो हमारा एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्लान है जिसका हम हिस्सा हैं, ना सिर्फ रीजन के लिहाज से बल्कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिहाज से। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात की वो घूम फिर के ना वहीं पे आती है जो हमने पहले शुरू में बात की कि वी नीड टू हैव वेरी क्लियर प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अंडरटेकिंग दिस टास्क। और आपने बिल्कुल सही बात की कि जी फॉरेन ऑफिस को भी अपना काम करना है, कॉमर्स को भी करना है, बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी गवर्नमेंट का करना है। बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि ये खाली प्योर हार्ड कोर इकनॉमिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल इकनॉमिक्स है। आपको जो चैलेंजेस हैं उनको भी देखना है, बैलेंस रखना है अपने आप को ऑब्वियसली। तो इसी तरह से जो अब हमारा जो इस वक्त जो एक और चीज़ हुई जो रिसेंटली एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट जो हुई थी, उसमें काफ़ी कुछ जो बातें की गई और ख़ास तौर जो प्रेसिडेंट शी ने नई डायरेक्शन दी है गवर्नेंस की, एंड वी हैज़ अंडरस्टूड वेरी क्लियरली जो भी उसके पार्टनर्स हैं बीआरआई के, कि वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गवर्नेंस की है आपकी एक तो उसको उन्होंने किया। तो वो आप क्या समझते हैं कि कितने हद तक वो सीपैक के ऊपर हमारे केस में जो अभी आपने बात भी की कि वो कितना इसमें इन्वॉल्व होंगे या होना चाहेंगे, या वो प्योरली हमारे पर छोड़ देंगे कि तुम खुद संभालो इसको? क्योंकि जो फेज़ 1 में आपने देखा कि हम इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली संभाल नहीं सके। तो अंडर दी न्यू एससीओ डायरेक्शंस गवर्नेंस वाली जो उन्होंने दी है, तो वो व्हाट डू यू सी कि हम सीपैक में उस चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने अकेले तौर पे, या वी विल बी रिक्वायरिंग एक्सटर्नल सपोर्ट ऑन दैट? सर इसके लिए ना दो स्पीचेस चाइनीज लीडरशिप की सुनना बड़ा जरूरी है और उनको समझना बड़ा जरूरी है। एक वो स्पीच जो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट शी ने की थी, एड्रेस टू बोथ हाउसेस, और उसके अंदर उन्होंने जो शेयर्ड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की बात की थी उसको समझना, उसके 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 मुख्तलिफ एलिमेंट्स को समझना कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान चाइना के लिए और कितना इम्पोर्टेंट है चाइना पाकिस्तान के लिए समझना। सिमिलरली जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उन्होंने जब रिसेंटली विजिट किया था, आई थिंक 2020 में या उसके आगे भी, तो उन्होंने अब कुछ पॉइंट्स बोले थे जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल हार्मनी किसी भी मुल्क के अंदर, स्पेशली ऑन इंटरनेशनल इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड। और जितनी पॉलिटिकल हार्मनी होगी, जितनी स्टेबिलिटी होगी, उतना मुल्क तरक्की ज्यादा करेगा और हमें चाइना से सीखना चाहिए। सो आई थिंक ये दोनों स्पीचेस में उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन उसके जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं मैंने आपको, अगर ये दोनों स्पीचेस लें और फिर चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को देखें और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को देखें, इन सब को जब आप टेलर करते हैं तो आपको नजर आता है कि चाइना का इस रीजन के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। एटलीस्ट अच्छा प्लान मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन इस लिहाज से अच्छा कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक और अंडर द डायनामिक्स ऑफ यूएन चार्टर, इसको यूएन चार्टर से बाहर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यूएन
चार्टर ना सिर्फ बायलैटरलिज्म की बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, और चाइना मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हमें लेके जाना चाहता है। उससे चाइना को फायदा है ग्लोबलाइजेशन से। और मैं इस चीज से तो वेस्टर्न फिलोसफी से डिसएग्री करता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा शायद सिर्फ पूरी एशियन कंट्रीज को हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका को हुआ है, जिस तेजी से उसकी एंटरप्राइजेज ने ग्रो किया है, लार्जर देन लाइफ उनके वॉल्यूम्स हो गए हैं। तो आई थिंक चाइना ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेगा, वेस्ट प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएगा एटलीस्ट कुछ हद तक, जब तक वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं आते। कुछ टाइम तक एटलीस्ट जो करंट लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट जो आपस में एक्सट्रीम ली जा रही हैं, तो उस लिहाज से कुछ अरसे तक हमें चैलेंजेस नजर आएंगे। लेकिन मुझे नजर आता है कि गोइंग फॉरवर्ड बीआरआई एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर होगा हमारे लिए। एससीओ के अंदर उन्होंने ये ट्रांसलेट कर दिया है कि ग्लोबल गवर्नेंस इन अ मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एशिया के अंदर प्रमोट किया जाएगा। उसके अंदर तमाम वो ममालिक जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, उनकी भी बात को वेटेज दिया जाएगा, जो कि हमें नजर आ रहा है कि यूएन के अंदर या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ऑर्डर था और जो बॉडीज थी, इंस्टीट्यूशंस थे, उसके अंदर ये नहीं रहा था। तो उस लिहाज से चाइना एक नए फिलोसफी को आगे लेके जा रहा है, जो कि हाउएवर जो ओरिजिनल यूएन का चार्टर था उसके बहुत करीब है और उससे करता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को, मुझे तो विन विन नजर आता है। सीपैक हो, बीआरआई हो, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन हो, एटलीस्ट आज की डेट में। लेकिन मेरे लिए जाती तौर पे एज अ प्रैक्टिशनर ऑन प्रोजेक्ट्स ये जरूरी है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस करता है। और ये एक नेचुरली होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से होल ऑफ नेशन अप्रोच की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को थोड़ी देर के लिए, और नेशनल एजेंडाज, नेशनल इश्यूज जी थोड़ी डॉक्टर देर के, और बिल्कुल। जी पॉलिटिकल डिसहार्मनी को साइड पे करना होगा। बाकी नेचुरली चाइना चाहता है कि एक पीसफुल नेबरहुड हो, चाइना चाहता है एक डेवलप नेबरहुड हो, ताकि मिलके आगे बढ़ा जाए। हर मुल्क यही चाहता है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, इस तरह चाइना भी चाहता है कि उसके नेबर्स के साथ स्टेबिलिटी। जी लेकिन डॉक्टर। बहरहाल स्टेबिलिटी लाने के लिए उसके अपने जो फैक्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्ले करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने जो अभी बात की मल्टीलैटरलिज्म की, ये ऑब्वियसली ये जो पिछला रोल था सिंगल पावर वाला, उससे जब चेंज होके बाईलैटरल या उसमें अब मल्टीलैटरल में ये भी हुआ है कि आपने अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि एक हमारा भी छोटा सा ग्रुप विद सऊदी अरेबिया जो हमने एग्रीमेंट किया है, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कल को और भी गल्फ कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ अगर ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर ये एक और मल्टीलैटरल आपकी एक स्मॉल पावर्स भी डेवलप हो रही हैं, जो जिसको चाइना पॉजिटिवली देख रहा है कि जी वो अपने उसमें जो उनका ओवरऑल फिलॉसफी और प्लान था उसके अंदर दे इनकरेज द मल्टीलैटरल स्मॉल पावर्स रीजनल ग्रुप्स, और वो उसमें हो रहा है। तो वो आपकी बात सही है। तो हमें लेकिन उसमें होता एक और मसला भी आ जाता है ना उसके साथ, कि हमारे जैसे कि हम उसके अंदर लीडर तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो इधर छोटा सा जो हम एक पावर ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन वी हैव टू, आपने सही कहा कि हमें आप पहले अपना इंटरनल कोहेजन तो चाहिए ना, कि आपको इसकी जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल लेवल पे हमें इकट्ठे होकर इसको सोचना होता है, वो क्या चलना पड़ेगा। तो आप सही कह रहे हैं। इसमें एक और चीज़ थी मुझे, मैं पहले भी पूछना चाह रहा था कि आपने, क्योंकि यू हैव बीन इन द ग्वादर, ये थोड़ा सा साइड पे हम ट्रैक हो रहे हैं, वहाँ पे हम अभी तक उसको हमारे यहाँ जो एक पिक्चर है, ये हमारे जो पॉलिसी मेकर जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको वो इसको अभी तक एज अ ट्रांजिट पोर्ट के तौर पे उनके दिमागों में है। कांट वी यूज इट एज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? देखें ना, ट्रांजिट तो जब होगी, आपका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर उसमें से ट्रेड आएगी तो आपका चलेगा, और वो ग्वादर फिर आप कहते हैं जी अभी टाइम लगेगा उसको प्रॉफिट पे। लेकिन ट्रांसशिपमेंट जो है वो तो राइट अंदर जो नोज अभी चल रही है, अगर हम उसको इस वक्त शुरू कर दें ग्वादर को उस काम के लिए, तो आपका प्रॉफिट मेकिंग तो ग्वादर में शुरू हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? आप ग्वादर में रह चुके हैं। सर, बहुत सारे मुल्कों के जो बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं वो उनके चैलेंजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ज्योग्राफी जो है, जिधर हम अल्लाह ने हमें प्लेस किया है, जहाँ वो हमारी स्ट्रेंथ है कनेक्टिविटी के लिहाज से, ईस्ट वर्सेस मिडिल ईस्ट के साथ ब्रिज, सेंट्रल एशिया वर्सेस इंडियन ओशन ब्रिज,
उस लिहाज से कुछ चैलेंजेस भी ये इसी ज्योग्राफी की वजह से आते हैं। और इसी वजह से गवादर जो है वो उतना प्रॉस्परस नहीं हो सका जितना शायद हम चाहते थे, और उसकी वजह कुछ सिक्योरिटी है, कुछ कैपेसिटी है, और कुछ पॉलिटिक्स है। ईरान बिल्कुल उसकी नेबरहुड में है। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ, वेदर आप ट्रांसशिपमेंट की तरफ जाएं या कोई और इसको आप जार्गन यूज करें, या आप इसकी कोई और डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स पे करें, कोई भी डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चर या कोई भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए रियलिटीज के साथ। तो यकीनी तौर पे आपको ट्रांसशिपमेंट करनी है, और इस लिहाज से हमारे जो लॉजिस्टिक फर्म्स हैं उनकी डेवलप करना है। हमें हमें ये नहीं जरूरत के मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा फायदा है इसका कि आप ट्रांस अफगान जो कार्गो है, या आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो लैंड लॉक या डबली लैंड लॉक है उनको एक प्रोवाइड करें, बिल्कुल वो एक अलग चीज। लेकिन आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी है ना। आप कह रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान के अंदर आप एक एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री इकोनॉमी होंगे 2050 तक, और आपके एक्सपोर्ट के अंदर बेइंतहा इजाफा हो। तो एक्सपोर्ट तो आपने पोर्ट से ही करनी है ना, शिप से, एयरक्राफ्ट से तो आप एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बन सकते। अब अगर आपने शिप्स के थ्रू करनी है तो आपको डेफिनेटली पोर्ट्स की जरूरत है। ना सिर्फ गवादर कराची, बल्कि आपको केटी बंदर को डेवलप करना है और उमारा को डेवलप करना है, और छोटी बड़ी पोर्ट्स बनानी है, और वहां पर आपने इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं ताकि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप लेके जा सके। ये मॉडल बड़ा सिंपल है। अ, आपको ऑफ कोर्स जो ग्रादर की जो लोकेशन है उसको कैपिटलाइज करना होगा। आप नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा। कैपिटलाइज तो बहरहाल आपने करना होगा, और उस कैपिटलाइजेशन के लिए आप अपने अपने नेशनल जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं या आपकी नेशनल पॉलिसी है उसको बिल्कुल आप सामने रखें, और इसी के मुताबिक आप आगे चलने की कोशिश करें। क्योंकि ये गवादर जो है ये इतनी खूबसूरत उसकी लोकेशन है, इतनी जबरदस्त उसकी डेप्थ है, पानी है वहां पे, यू नो, मैरी टाइम ब्लू इकोनॉमी के स्टैंड पॉइंट से लेके पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, जोग्राफिकल स्टैंड पॉइंट, रीजनल कनेक्टिविटी स्टैंड पर, कोई भी आप आइडिया ले लें, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसशिपमेंट से शुरू करना चाहिए। देखिए, मैं एज ए प्रैक्टिशनर मैं ये नहीं कहता कि हमें एशियन टाइगर बनना चाहिए, और ना ही मैं कहता हूँ कि हम डूम्सडे सिनेरियो के अंदर सर्वाइव करें। हमें इंक्रीमेंटली स्लो स्लो एक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। चाइना के जो 30 साल का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, डेवलपमेंट टर्न अराउंड है, ये एक लेसन है। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी बहुत सारी हकीकतें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इंक्रीमेंटली सोच सो आगे बढ़ना है। गवादर पोर्ट पहले डेवलप होनी है कि गवादर शहर पहले डेवलप करना है, आप पहले इस डिस्कशन से तो बाहर आ जाए। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि इसको ट्रांसशिपमेंट करनी है या लॉजिस्टिक हब बनाना है एशिया का। ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन पहले आप अपने डेवलपमेंट प्लान्स को क्लियर कर लें। डॉक्टर साहब आप नेचुरली शहर के अंदर लोग अगर खुश नहीं होंगे और आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो पोर्ट कितनी भी अच्छी हो वो डेवलप नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन बहरहाल ये हमारे सामने, न्यूयॉर्क का एग्जांपल ले लें, आप शंघाई का एग्जांपल ले लें, ग्वांगजो का एग्जांपल, हांगकांग का एग्जांपल, पोर्ट्स अगर एफिशिएंट हैं, पोर्ट्स अगर कनेक्टेड हैं, तो वो पूरे शहर को क्या पूरे रीजन को टर्न अराउंड कर सकते। ये बात मुझे समझनी है, मुझे तो समझ है, आपको भी समझ है, हमारी इस्लामाबाद बैठी शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को भी समझ। लेकिन क्या बलूचिस्तान में बैठे हुए पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है ये बात, चाहे वो किसी भी पार्टी से? क्या वहां के चेंबर्स को ये बात पता है, और क्या वो इसके लिए कोई काम कर रहे हैं, या वो खुश हैं कि ईरान से लॉजिस्टिक्स आए और वहां पर कोई ट्रेड हो और कुछ माल और रसद बस हो, और ट्रेडिंग करते हुए वो अपनी जिस हाल में है, तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप सिंगापुर बनना चाहते हैं और आपका प्लान है, तो बिल्कुल आपके पास एक गवादर पोर्ट अवेलेबल है। इसको इसके प्लान्स भी हैं, इसका 2017 में बना हुआ डेवलपमेंट प्लान भी है, शहर का डेवलपमेंट प्लान भी है। उसको मर्ज करें,
मुझे नहीं कंसर्न कि आप मैरीटाइम मिनिस्ट्री क्या सोच रही है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जी डॉक्टर साहब, चाहे वो आपने पोर्ट के लिहाज आपने से। जी बिल्कुल, मैं आपकी सारी बात काट कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने जो बात की है ना कि ब्लू इकोनॉमी, इसके अंदर आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विद जो मेरी जो हमारा जो इंटरेक्शन होता है इस्लामाबाद में, हमारे जो बैठे हुए अरबाब इख्तियार, एंड इवन जो आपने बात की ना चेंबर्स की बात या फेडरेशन में, उन लोगों को ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ में आया, या मैं हो सकता है मे बी टोटली रॉन्ग, यू मे डिफर, कि वो ब्लू इकोनॉमी को समझ ही नहीं सक रहे हैं। और वो जो इश्यूज, जो मैं इनको पेट इश्यूज तो नहीं कहते थे, हमने कहा कि ये शहर पहले बने या ये बने, वो चीज़ों को जो दोज वी कैन बी डिस्टिंक्टली सेपरेटेड और सेपरेटली डेवलप की जा सकती है इन पैरेलल, उनको मिक्सअप या तो जान के कर रहे हैं या अपनी नॉलेज ना होने की वजह से इन चीज़ों को मिक्सअप करके हर चीज़ को एक प्रॉब्लम बना देते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो आपने जो बात की कि ये वी डू नीड टू पुट अप सम, मेरे ख्याल में कोई एक जो एक सजेशन है, आप इसको बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर, कि अगर इस चीज़ के ऊपर एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि एक छोटा सा ग्रुप बना दे, टास्क फोर्स बना दे और समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर चैम्बर्स वाले भी हों, बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा सूबा जिसको के उसका डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए, उनके लोग हों, स्टेक होल्डर्स हों उनके, और कुछ बीच में गवर्नमेंट के भी लोग, और वो बैठ के एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस डेवलप करके एक रोड मैप जो आप बात कर रहे थे वो बनाएं कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और ये जो ब्लू इकॉनमी के जो बेनिफिट्स हैं, मैंने तो एक बात की थी ना ट्रांसशिपमेंट की, आपने और भी बातें की, बहुत सी चीज़ें थी, तो उन सब को हम कैसे ले सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो कि गवादर में बाद में आएंगी, और वो डिपेंडेंट हैं किसी थर्ड चीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम अभी कर सकते हैं ना। आपकी फिशरीज इंडस्ट्री तो वहाँ पे डेवलप हो सकती है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप राइटली सेट कीजिए, ये काम हमें करने हैं और वी आर गेटिंग लेट। तो इसके अंदर डू यू थिंक के चेंबर फेडरेशन है या उस टाइप के चेंबर, उनकी कोई ग्रुप बना दिया जाए, कोई टास्क फोर्स बनाई जाए करे, और या इसको गवर्नमेंट में ही रहने दिया जाए कि वो इसको करें? व्हाट डू यू से? तो मेरे नजदीक कोई भी कर ले, मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है। अब मेरे कंसर्न ये है कि इसको जल्दी करें, जो भी करना। अगर चेंबर कर सकते हैं और अगर बिल्कुल ही फोकस अप्रोच के साथ कर सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के चेंबर्स मिलके कर सकते हैं। आई थिंक जो फेडरेशन है FECCI, वो अगर ये टास्क ले ले और गवर्नमेंट के साथ काम करे तो गवर्नमेंट बड़ी खुशी से उनके साथ काम कर सकती है, क्योंकि वो समझते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी हैं। सो उस लिहाज से आई थिंक के उनके हवाले किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गैप्स हैं, इंटरनेट है, वो तो अब चेंबर और FECCI नहीं ला सकता ना। जो वी बॉक लाना है, जो पोर्ट की फैसिलिटी और पोर्ट की हिंडरलैंड के साथ कनेक्टिविटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो गवर्नमेंट ने डेवलप करना। और उसके लिए आपने जैसे कहा था, BRI का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसको यूज कर लें। जी शक से ना जी। निकलें, और हाँ, शक से निकलें, ट्रस्ट की तरफ जाएं और ट्रस्ट को बिल्ड अप करें थ्रू बस डेवलपमेंट। डॉक्टर अगर साहब, अब लोगों हमारा को एक, नजर आएगा। या टाइम भी ख़त्म हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आई वुड लाइक योर क्विक रिस्पांस, कि ये जो हमारा KSA पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है, और उधर से जो अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं बगराम पे दोबारा आने पे, आप क्या क्या ख्याल है कि इसका कोई इम्पेक्ट पड़ सकता है कि हमारे CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर? इन दोनों जो डेवलपमेंट हुई हैं रीजन में, बड़ी क्रिटिकल डेवलपमेंट, दूसरी शायद हो जाए, दूसरी तो अभी नहीं हुई, तो व्हाट डू यू से? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे। सर, जो KSA की जो डेवलपमेंट है, इससे तो शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए नेचुरली। पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह आना चाहिए कि चाइना तो हमेशा से थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन की बात करता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिहाज से, कि वहां पर आए और पार्टीज आए, उससे चाइना के बहुत सारे रिस्क मिटिगेट होते हैं, थर्ड पार्टी के बहुत सारे रिस्क मिटिगेट होते हैं। चाइना का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स करने का। अ, जो भी नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन बहरहाल चाइना का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो कोई और मुल्क आता है और पाकिस्तान के साथ जी इसमें डॉक्टर साहब, हमारा पार्टनरशिप टाइम करना ख़त्म हो चाहता रहा है। है। आई वुड लाइक जी टू ठीक है। कंक्लूड। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आने का, हमारे साथ ज्वाइन करने का। और इसमें व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने जो इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ ऑन द फेज टू इम्प्लीमेंटेशन,
उनको ब्रॉडर लेवल पे हमने डिस्कस किया है। हम कोशिश कर रहे थे कि कोई चीज़ों को हम सम अप कर सकें, कुछ निकाल सकें कि हमारे चैलेंजेस जो आए हैं उसमें हमने क्या करना है। और उसमें जो 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली डिफाइन की, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात हुई कि हमें एक प्लानिंग प्रॉपर करनी है, अपने इन हाउस हमें अपनी गवर्नेंस को उसको ठीक करना है, और हमें ग्वादर की या सी पैक एज अ होल, नॉट ओनली ग्वादर, सी पैक एज अ होल हमें जो मिल के काम करना है वो पॉलिटिकल पार्टी या कह लीजिए पब्लिक कह लें और गवर्नमेंट कह लें, इन सबको मिल के इन कोहेजन एक काम करना होगा जिससे हम ये प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। और जो इसके हमारे बैकलॉग जो था हमारा पिछला, उसको हम काफ़ी हद तक हैंडल कर सकते हैं, चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, आई एम श्योर कि उस वक्त तक आमिर साहब आ चुके होंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़।